तरुण सर, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट, द बिगिनिंग ऑफ द वनवास। वनवास के दौरान श्री राम किस स्टेट में थे? वलकल पहनते थे। वलकल का मतलब होता है पेड़ों की छाल से बने हुए कपड़े, और सीता घबरा जाती है। एंड यहाँ पर आता है एक शॉकर बहुत बड़ा कि हनुमान जी का जो कैरेक्टर है वाल्मीकि रामायण में वो बहुत अलग है। पहली बात तो हनुमान जी के पास गदा नहीं है। श्री राम के बारे में हनुमान जी को नहीं पता था बचपन से, न ही उनके रोम रोम में राम नाम घूमता था बचपन से। रावण ने पहले जो भी किया हो तपस्या, आज की तारीख में रावण जो है वो बहुत ही बुरा कैरेक्टर है। रावण ने सीता जी का हरण जब किया तो उनको बालों से पकड़ा और जांग से पकड़ा और उठा के और ले गया। जब हम सुनते हैं ना कि सोने की लंका थी, तो एक्चुअली सोने की लंका नहीं थी। और लंका की लोकेशन के बारे में भी बता रखा है ज्योग्राफिकली? हाँ, बता रखा है कि So normally I have a lot to talk about the guest and about the podcast during the intro, but this time I don't want to, because the kind of things that we discussed in this podcast blew my mind away. And I'm very sure because the kind of upbringing that we've had, the kind of stories that we have heard about Ramayana, this podcast series is going to burst so many myths around Ramayana. Mr. Tarun Gupta, our guest today, is a professional photographer, but he is a historian by choice, and he is an avid reader as well. That grants him the kind of knowledge that he has. I will not say much, but you've got to watch this 3 podcast series wherein we talk about some unknown facts about Ramayana. Things that are so much associated with our culture, but yet may or may not be true, or may be adopted. I don't know. I don't have much to say about it because I'm actually short of words right now. If you are watching part 2 or part 3, make sure you watch part 1. If you're watching part 1, then make sure you watch the parts coming ahead. And just be ready to be blown away. This podcast series is probably the best podcast that we've done so far. I am looking forward to it. I hope you guys have a great time watching this. Wish you all a very happy Diwali. Jai Shri Ram. Tarun sir, welcome to the second part. Thank you. And a most welcome to all the viewers as well. अभी तक जो हमने डिस्कशन किया अबाउट myth busting Ramayana was from the birth of Shri Ram, और उनसे भी पहले थोड़ा सा, to the वनवास, the beginning of the वनवास. Yes. अभी तक हम कितने कांड कर चुके हैं वाल्मीकि रामायण के? हम अयोध्या कांड समाप्त कर चुके हैं। अरण्य कांड की शुरुआत होनी है। तो एक तो बाल कांड था शुरुआत में, फर्स्ट इज बाल कांड, सेकंड इज अयोध्या कांड। अब हम अरण्य कांड को, अरण्य मींस फॉरेस्ट, Yes. अरण्य कांड के बारे में बताइए सर। अरण्य कांड शुरू होता है जब भरत श्री राम को मनाने आते हैं चित्रकूट में, और वो नहीं मानते और भरत उनकी पादुकाएं लेके वापस लौट जाते हैं। दैट वी हैव सीन इन द सीरियल्स आल्सो। वहां पर अयोध्या कांड खत्म हो जाता है, और श्री राम जब ये डिसाइड करते हैं कि अब हम चित्रकूट में नहीं रहेंगे, अब हम आगे जाएंगे, वहां से आगे का जो पार्ट है जंगल का, व्हेन डीप फॉरेस्ट में जो एडवेंचर होते हैं, वो है अरण्य कांड। और श्री राम का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं चित्रकूट छोड़ दूंगा। उनका इंटेंशन था कि मैं चित्रकूट में रहूं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि श्री राम सीता के बारे में बहुत सोचते थे। सीता की हैप्पीनेस, सीता का कंफर्ट। तो जंगल में आए हैं, उनको वनवास हुआ है, वो शहर में नहीं रह सकते, तो वो चित्रकूट उनके लिए एक परफेक्ट प्लेस थी। तो वो जिससे भी मिलते थे ना, कि ऋषि से मिले कि मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ अपना घर बनाऊं, तो उनको सबने ये बोला कि आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में आपको सब कुछ मिलेगा। नदी भी होगी, फल भी मिलेंगे, जंगल में
ज्यादा डेंजरस एनिमल्स भी सीता नहीं के होंगे. लिए इज द परफेक्ट लोकेशन वेयर सीता कैन एंजॉय. हाउ फार इज चित्रकूट फ्रॉम अयोध्या? आज की तारीख में अगर हम देखें तो अयोध्या इज इन यूपी, वेस्टर्न यूपी, और सॉरी ईस्टर्न यूपी, और चित्रकूट इज ऑन यूपी एमपी बॉर्डर. तो लगभग 4 घंटे 5 घंटे का एक ड्राइव है बाय कार. तो वो यूपी एमपी बॉर्डर पे एक आज भी थोड़ा छोटा सा ही एरिया है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, एंड स्पिरिचुअल एरिया है. तो कामदगिरी पर्वत वहां पे बहुत फेमस है, जहाँ पे कहते हैं कि श्री राम का निवास स्थान था. तो चित्रकूट में उन्होंने अपना घर बनाया था. ओके. पहली बार जो कुटिया बनाई उन्होंने वो चित्रकूट में बनाई थी, एंड हिज इंटेंशन वाज टू स्पेंड रेस्ट ऑफ द टाइम वनवास का इन चित्रकूट. ओके. फिर क्यों गए आगे? बिकॉज भरत आ चुके थे वहां, और वो एक फेल्ड अटेम्प्ट था भरत का, और अयोध्या वालों को पता चल गया था कि ये यहाँ रहते हैं, तो वहां वो न्यूसेंस बहुत क्रिएट होते फिर आगे. तो टू अवॉइड दैट न्यूसेंस, और वो आगे चले गए. और मुझे ना अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी जितनी रीडिंग है वाल्मीकि रामायण की, उसको पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि उस समय ना शायद उनका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि एक बार को मैं सारे झंझट से दूर जाना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अयोध्या. आई डोंट वांट टू बी इंटरैक्टिंग विद अयोध्या. आई डोंट वांट टू हियर अबाउट अयोध्या. ऐसा मुझे पढ़ते पढ़ते उनके डायलॉग से, उनके एक्शन से मुझे ऐसा मैं परसीव कर पाया. हो सकता है मैं गलत हूँ उस चीज में, बट क्या होता है जब आपके परिवार में सब कुछ बिखर चुका होता है ना, और बहुत उथल पुथल होती है, मुझे आई नीड अ ब्रेक यार. हाँ, तो आपको एक ब्रेक चाहिए होता है कि ओके दिस इज व्हाट इट इज, और अब मुझे तो आप माफ करो, आपको जो सेटल करना है वो आप सेटल करते रहो. तो उनका माइंडसेट ये था कि अब मुझे एक बार को दूर जाना है, और इसीलिए उन्होंने भरत के जाते ही डिसाइडेड कि हम चित्रकूट में नहीं रहेंगे, हम आगे जाएंगे. फिर कहाँ गए? फिर वो आगे गए, ऋषियों से मिले. बहुत सारे ऋषियों से मिलते हैं अरण्य कांड में. जो पहले ऋषि जिनसे वो मिलते हैं वो है अत्रि मुनि. गंगा पार करते हैं, और ये ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है वाल्मीकि रामायण में कि केवट जो है वो अड़ जाता है कि मैं आपके चरण धोऊंगा और वो पीऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरी नाव जो है वो स्त्री बन जाएगी. ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस में, बिकॉज अगेन भक्ति वाला एस्पेक्ट है. वाल्मीकि रामायण में इट इज वेरी सिंपल कि वो कहते हैं कि हमें गंगा पार करवा दो, और वो निषाद राज जो है वो उनको गंगा पार करवा देते हैं. वो गंगा पार करने के बाद वो यमुना पार करते हैं. यमुना पार करने से पहले उनको अत्रि मुनि का आश्रम मिलता है. वहां पर भी उनका सेम सवाल है कि मैं कहाँ जाके रहूं, मैं कहाँ जाऊं. तो वो कहते हैं तुम आगे जाओगे तो, और बहुत क्लियर ज्योग्राफी बता रखी है कि तुम आगे जाना, तुमको यमुना नदी मिलेगी, वहां पे तुम्हें नाव नहीं मिलेगी. वो क्लियरली बोलते हैं. वो पार करने के लिए वहां पे ना बांस होंगे, बांसों का एक बेड़ा बना लेना. उस बांस के बेड़े से तुम नदी पार कर जाओगे. वहां से आगे यमुना की धारा के साथ साथ चलते रहना टू इन द नॉर्थ, तो तुमको संगम मिल जाएगा गंगा और यमुना का. उस संगम पे, दैट इज इलाहाबाद आज का प्रयागराज. तो संगम पे तुम पूजा वूजा कर लेना, जो भी तुमको करना हो. वहां से आगे चलोगे 30 कोस, तो तुमको अक्षय वट वृक्ष मिलेगा. उस समय एक बहुत ह्यूज वट वृक्ष था, और वो साइन होगा कि यू नो दिस इज द प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट. उस वट वृक्ष से इस डायरेक्शन में 10 कोस और आगे जाना तो तुम्हें पंचवटी मिलेगी. पंचवटी इज द प्लेस जहां तुम रह सकते हो. ओके सर, इसमें मैं ना एक चीज करना चाहता हूँ कि हम जो पूरा अरण्य कांड है इसके अंदर अगर टॉप, क्योंकि इट इज वेरी लॉन्ग कांड, इसमें टॉप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें तो वो कौन से होंगे? पहला तो, दूसरा लोकेशंस कौन सी होंगी, और तीसरा उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या क्या बताया गया है, अगर बताया गया है तो. ठीक है. तो हम पंचवटी पहुंचे कि क्या कुछ ऐसा अनयूजुअल पंचवटी में हुआ, फिर नेक्स्ट क्या अनयूजुअल हुआ, फिर नेक्स्ट क्या अनयूजुअल हुआ. टॉप 3 के बारे में. फिर हम कैरेक्टर्स के ऊपर आएंगे. ठीक है. सो बेसिकली द इंटेंशन ऑफ अरण्य कांड इज टू गेट राम टू पंचवटी. व्हाई वाज पंचवटी इंपॉर्टेंट? उसको एक्चुअली कहते थे जनस्थान. जनस्थान was the boundary between
आर्य एंड डीमंस. ओके. क्योंकि जनस्थान के आगे जो एरियाज थे वहां से फिर राक्षसों का प्रभुत्व चालू हो जाता था. ओके. उससे पहले तक इट इज ऑल सेफ हम्म. आपका ट्रैवल करना, बिकॉज यू नो हमारी सोसाइटी है. राइट. बट उससे आगे राक्षसों का एरिया चालू हो जाता था, तो इट वॉज अ बाउंड्री. पंचवटी वॉज सिचुएटेड ऑन द वेरी मच बाउंड्री ऑफ दैट टू कल्चर्स. तो पंचवटी में एक पॉलिटिकल रीजन था. ऋषियों का अपना इंटेंशन टू सेंड राम टू पंचवटी, बिकॉज राम एक तो साधु वेश में थे, दूसरे शस्त्रधारी थे. तो ऋषि जो प्रॉब्लम में थे इतने सालों से, उनको एक सेवियर दिख रहा था राम में, कि यू नो ही कैन फाइट. और जितने भी ऋषियों से राम मिलते हैं वो या तो ज्ञान एक्सचेंज होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, या फिर प्रॉब्लम्स एक्सचेंज होती है. कि ऋषि अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, राम उनको अपना बीता हुआ बताते हैं जो मेरे पे हुआ है और मुझे कहाँ जाना है. सो ऋषि कहते हैं कि आप तो हमारे बेनिफिट के लिए ही आए हो यहाँ पे, आपका धर्म बनता है, आप राज परिवार से हो कि हमारी रक्षा करो, तो आप पंचवटी जाओ, वहीं पे ही राक्षसों को रोको, क्योंकि वहीं से सारे आते हैं. एंड सीता इज नॉट इन अ फेवर ऑफ गोइंग टू पंचवटी. नहीं, ऑफ गेटिंग राम इन्वॉल्व्ड इन अ टसल विद राक्षसास. कि सीता नहीं चाहती कि हम अपना शांति से जीवन बिताते हैं ना, तो हम क्यों करें उनसे झगड़ा. फिर राम का डायलॉग आता है कि नहीं, ये हमारा धर्म बनता है, हमारा यू नो इट्स आवर ड्यूटी. और शायद ये डेलिबरेटली सीता के मुंह से कहलवाया गया है ये डायलॉग, कि ताकि लोगों को पता चले कि धर्म क्या होता है. कि किस वजह से. Not to malign सीता, yes, but it is to prove that what is धर्म. yes. क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो आंसर कैसे निकलेगा. और जैसा कि मैंने कहा कि सीता बहुत इंडिपेंडेंटली अपनी बात रखती थी, तो सीता ने राम के सामने भी अपनी ये बात बहुत इंडिपेंडेंटली रखी कि देखो, मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी प्रॉब्लम में फंसो, आपका काम नहीं है ये. वो कहते नहीं, हमारा ही काम है ये, हम करेंगे ये काम, और यू बी एट पीस, बिकॉज हम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो वो पंचवटी पहुंचते हैं, और पंचवटी पहुंचने से पहले उनको जटायु मिलते हैं कि बहुत बड़ा पक्षी है और इतना बड़ा गिद्ध उन्होंने देखा नहीं है कभी. एंड देन जटायु की बैक स्टोरी आती है कि वो दशरथ के फ्रेंड रहे हैं, और यू नो शंबर वाला ये जो ये भी लड़ाई बता थी, रखी है. हाँ, लॉट ऑफ बैक स्टोरीज. तो गंगा के अवतरण की भी कहानी है, अनुसुईया माता की कहानी है जब अत्रि आश्रम में जाते हैं. तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इनकी बैक स्टोरीज बहुत है. ठीक है. फिर जब ये जटायु से मिलते हैं तो जटायु बताते हैं कि वो सेम शंबर का युद्ध जिसमें केकई को वरदान मिले थे, उसमें जटायु भी थे, और जटायु ने मदद की थी दशरथ की. तो पुरानी फ्रेंडशिप है. तो जटायु से पूछते हैं कि हम पंचवटी ढूंढते ढूंढते आए हैं. तो कहते हैं यही पंचवटी है. ठीक है, यहाँ पर ही तुम रहो, और मैं भी तुम्हारे आश्रम के अराउंड घूमता फिरता रहूंगा, प्रोटेक्शन करते हुए, सीता का प्रोटेक्शन करूंगा, और उस टाइप से. ठीक है. तो राम वहां पे कुटिया बनाते हैं और डिसाइड करते कि अब हम यहीं रहेंगे. फिर वहां पे क्योंकि राक्षसों का इन्फ्लुएंस है, इट्स अ बाउंड्री, तो सूर्पनखा आती है. सूर्पनखा जो है, शी इज अ विडो. उनका सर एक मिनट, इधर मैं एक इंटरजेक्ट करूंगा. मेरे मन में सवाल आया, क्या वाल्मीकि रामायण में इन तीनों की जो हाउ दे आर लुकिंग एट दैट, उसका डिस्क्रिप्शन है एट दैट टाइम? हाउ डू दे लुक, उनकी लुक्स का कोई डिस्क्रिप्शन है कि जब ये राजा, जब ये प्रिंसेस थे तो महल में इस तरह से दिखते थे, फिर जब ये जंगल में घूम रहे हैं, वनवास में है, तो ये इनका, दिस इज देयर फिजिकल डिस्क्रिप्शन. श्री राम का तो बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन है. अगर आप, और एक जगह पे नहीं, वनवास के दौरान भी है, महल में भी है, और सुंदरकांड में भी है. So, वनवास के दौरान श्री राम किस स्टेट में थे, क्या दिखते थे? ठीक है, उन्होंने एक साधु के भेष में थे, तो क्या उनकी दाढ़ी बाल वगैरह सब बड़े थे? इस तरह से भी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है? जैसे उनके केश लंबे थे, और उन्होंने बरगद के पेड़, जो बड़ है उसका, जो अगर आप बड़ को तोड़ेंगे, पत्ता तोड़ेंगे, तो उसमें से एक व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है. वो पीपल में भी जो निकलता है, उस बरगद के पेड़ के रस को अपने बालों में लगा के उससे अपने जूड़ा बांध लिया था. ओके.
क्योंकि जूड़ा क्यों बांधते थे? हम्म। क्योंकि आपके बाल लंबे हैं, वो कई बार आप कुछ काम करोगे, वो Disturb बीच करेंगे। में डिस्टर्ब करेंगे, तो वो एक ऊपर जूड़ा बांध लेते थे। मैन बन। हाँ, तो वो अब आपके पास कुछ बांधने के लिए नहीं है, हमेशा वो कुछ इधर उधर जुड़ा जाएगा, तो बरगद के पेड़ को लगाने से वो हार्ड हो जाता था, वो चिपक जाता था आपस में बाल, तो वो मैनेजेबल हो जाएगा। तो ये है कि उन्होंने, और ये काम उन्होंने किया था चित्रकूट में, जब भरत चले गए थे और वो निषाद राज से मिले थे, उस समय पे उन्होंने जूड़ा बांध लिया था। इसके अलावा वो वलकल पहनते थे। वलकल का मतलब होता है पेड़ों की छाल से बने हुए कपड़े। सो इट वाज नॉट स्टिच्ड, इट वाज नॉट डाइड, वो कोई कलर नहीं था जो हम आज सीरियल्स में देखते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े, वो कोई डाई नहीं करते थे बैठ के, वो वलकल पहनते थे, वलकल वस्त्र धारण करते थे। कंद मूल फल ये खाते थे। और अब ये कंट्रोवर्शियल है। कंद मूल फल, कंद मतलब कांदा? नहीं, कंद मतलब यैम। ओके, अगर आप ठीक है, जैसे शकरकंद होता है, लोगों को शकरकंद नहीं पता, एनीथिंग दैट ग्रोज अंडर द सॉइल ये खाते थे। अच्छा, तो जमीकंद हो गया, आज की लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, जमीकंद, शकरकंद, एलिफेंट यैम, स्वीट पोटैटो, ये चीजें। मूल मतलब जो लंबा जड़ों में जाता है, कैरेट्स हो गया, कैरेट, मूली। कैरेट तो उस समय थी नहीं, कैरेट मूली थी। सो मूल मतलब जो मूल जड़ों में जाता है वो, और फल इज एनीथिंग दैट ग्रोज ऑन ट्रीज, यही खाते। सो अकॉर्डिंग टू this was also something that they used to eat. और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा बताओ सर। उनका लाइफस्टाइल जो था वो बेसिकली पूरा क्षत्रियों वाला लाइफस्टाइल था। जंगल में भी शिकार कर रहे हैं, शिकार करना है, एक्सरसाइज करनी है, ऋतुओं का बहुत अच्छा वर्णन है कि जिस समय ये लोग पंचवटी में आके रुकते हैं तो एक पूरा चैप्टर है हेमंत ऋतु का वर्णन है लक्ष्मण के द्वारा, कि जंगल कैसा है, जंगल में क्या क्या उगाया है, जंगल अब कैसा लग रहा है, मेरे को आज नए जानवर कैसे दिखे इस जंगल में। बिकॉज आप सोचो अयोध्या से लेके महाराष्ट्र तक एक तो ज्योग्राफी बदल गई, ऊपर से लाइफ बदल गई। आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो ये लाइफ, तो आप तो बचपन से राजमहल में रहे हो और आपने राजमहल की चीजें देखी हैं। क्यों सीता ने मृग की इच्छा करी, स्वर्ण मृग की? हाथी, घोड़े, मोर, बत्तख ये तो राजमहल में दिख ही जाते थे, गाय, भैंस, बकरी ये भी शहरों में दिख जाते थे, मृग कहाँ दिखते थे शहरों में? तो मृग के लिए जो सीता का प्रेम है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा था, और उसमें भी स्वर्ण मृग दिख गया तो सीता का बहुत क्लियरली डायलॉग है कि ये स्वर्ण मृग मुझे चाहिए, मुझे इसने मोहित कर लिया है। और श्री राम कहते हैं, पूछते हैं इसका क्या करोगी? वो ये कहते हैं कि मैं इसको पालूंगी और मैं इसको भरत भैया को हम भेंट करेंगे, जब हम अयोध्या जाएंगे वापस वनवास बिता के, तो इसको हम ले जाएंगे अपने साथ और इसको भरत भैया को भेंट करेंगे वनवास की स्मृति स्वरूप। तो महल में घूमेगा तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है। लक्ष्मण डाउट करते हैं कि ये मुझे रियल ही नहीं लग रहा, आप तो बात कर रहे हो पकड़ने नहीं पकड़ने की। You talked about the practical nature of Lakshman in the previous episode. So लक्ष्मण बात करते हैं कि ये तो मुझे रियल ही नहीं लग रहा, ये तो मुझे लग रहा है ये आसुरी माया है और हम मुसीबत में फंस जाएंगे। और somehow वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ ये ट्रिक है, ये कोई प्लॉट है। राम कहते, एंड राम इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट टाइम। राम कहते हैं कि अगर ये माया भी हुई तो मैं तो नष्ट कर दूंगा, मतलब वी डोंट रियली हैव टू स्टॉप आवरसेल्फ और बॉदर अबाउट दिस। तो राम उस कॉन्फिडेंस में, और रादर मैं कहूंगा ओवर कॉन्फिडेंस में उस समय, बिकॉज ह्यूमन है ना, कभी कभी हो जाता है, और सीता ने डिमांड किया है। और अगर इसको भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये उनकी लीला थी, ये दिस वाज डेस्टिन्ड, लीला। तो ये डिफरेंस आ जाता है। वाल्मीकि जी ने जैसी जो चीज है वो वैसे ही प्रेजेंट करी है। तो वो जाते हैं स्वर्ण मृग के पीछे, उसका शिकार करते हैं, और तब वो मारीच के रूप में प्रकट करता है अपने आप को, और वो श्री राम की आवाज में चिल्लाता है, और सीता घबरा जाती है। एंड यहाँ पर आता है एक शॉकर बहुत बड़ा, कि सीता ऐसी ऐसी मार्मिक बातें कहती हैं लक्ष्मण से
कि जिनको पढ़ते हुए आपको गूज़बम्स आ जाएंगे, आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा कैसे कह सकती हैं सीता। क्या कहती हैं? वो पहले तो घबरा जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे भैया मुसीबत में हैं, तुम जाओ और उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण ऑब्वियसली भाप जाते हैं। लक्ष्मण शुरू से प्रैक्टिकल चल रहे हैं कि मैं बोला था कि ये प्लॉट है, ऐसा मैं जानता हूं अपने भाई को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुसीबत में फंस जाए, ये प्लॉट है। तो सीता तो घबरा चुकी है। तो सीता बहुत प्रेशराइज करती हैं लक्ष्मण को कि आप जाओ, आई एम टेलिंग यू ये प्लॉट नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है। जब वो नहीं मानते तो सीता ये तक कहती हैं लक्ष्मण को कि मैं समझ गई तुम क्यों नहीं जा रहे, तुम्हारी नजर मुझ पे है। ओ, तुम्हें डेलिबरेटली या तो भरत ने भेजा है हमारे पीछे कि हमारा पे नजर रखो कि हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे। एंड सीता इज जस्ट बहुत ऐसे बात कर रही है कि जैसे वो एकदम इतनी सोच समझ के नहीं बात कर रही। she's lost it हाँ, in common terms. फॉर द फर्स्ट टाइम इन रामायण सीता इस तरह से बिहेव कर रही है। और वो ये कहते हैं कि या तो तुमको भरत ने भेजा है कि हमारे पे नजर रखो, और हम ये क्या वाल्मीकि करते हैं। रामायण में ये लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में है। ओके। और फिर वो ये कहते हैं कि तुम इसी अपॉर्चुनिटी की इंतजार में थे ना कि राम को कुछ हो जाए और तुम मुझ पे अपना अधिकार जमा सको। इस तरह की भी बातें होती है। फिर जब लक्ष्मण के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता ये सब सुन के, एंड लक्ष्मण भी डांटते हैं, लक्ष्मण भी सीता को डांटते हैं। क्या बात कर रहे हो? वो ये कहते हैं कि हैव यू लॉस्ट इट, आपको खुद ही नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। और लक्ष्मण ये कहते हैं कि आपके बुरे दिन आने वाले हैं जो आप ये बातें कर रहे हो, ये क्लियर है आपकी बातों से कि आपको खुद ही नहीं पता आप ये क्या कह रहे हो। एंड आई कैन नॉट टॉलरेट ऑल योर नॉनसेंस, आप जो मुझे कह रहे हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे रहा, इस पे जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, अब मैं जा रहा हूं और आपके साथ जो भी बुरा हो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। लक्ष्मण रेखा नहीं खींची, लेकिन कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची लक्ष्मण ने वाल्मीकि रामायण में। सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण ने रेखा खींची, तो मैं कहूंगा नहीं खींची। पर अगर आप मुझसे पूछोगे क्या सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, तो मैं कहूंगा की। ओके, एक्सप्लेन। सीता ने लक्ष्मण के धैर्य की रेखा पार की। ब्यूटीफुल। Which turned out to be a physical रेखा बाद के वर्जन्स में। ब्यूटीफुल। लक्ष्मण जितना सह सकते थे उसको पार किया। सर, अभी धैर्य की रेखा पार हो गई, लेकिन थोड़ा सा बैक ट्रैक करें तो शूर्पणखा का जो इंसिडेंट है वो हो चुका है। थोड़ा सा शूर्पणखा, हल्का सा शूर्पणखा के बारे में बताइए। और उसके बाद में हनुमान जी और रावण, ठीक है, इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में इन दोनों की जो कैरेक्टर स्केच है इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट शूर्पणखा फर्स्ट। ठीक है। सो शूर्पणखा जो है, वाल्मीकि जी के कैरेक्टर्स जो है ना, उनके बारे में वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे से बता रखा है। मतलब हर एक कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, डिटेल्ड है। तो शूर्पणखा एक बहुत ही लूज कैरेक्टर है, किसी पे भी आसक्त हो जाती है, फिसल जाती है। निम्फ, हाँ, निम्फ है। और उसकी लाइफ में ना इनकम्प्लीटनेस बहुत है, उसको भी बहुत फील होती है। तो वो एक तो विडो है। ओके, इज इट? हाँ, शूर्पणखा की भी एक बैक स्टोरी है, जो उसकी शादी विद्युत जीवा नाम के एक राक्षस से हुई थी, जिसका वध कर दिया था उसी के भाई रावण ने। मतलब रावण ने अपने जीजा को मार दिया था। अच्छा। सो इसी वजह से बहुत सारे रामायण के वर्जन्स में ये आता है कि शूर्पणखा डेलिबरेटली चाहती थी कि रावण का अंत हो। अच्छा। और उसने राम से टसल मोल लिया। बट ये फैक्ट है कि वाल्मीकि रामायण में भी ये बताया गया कि विद्युत जीवा से उसकी शादी हो चुकी थी। उससे उसको एक पुत्र भी था सांब नाम से। ओके। जिसको अपेरेंटली लक्ष्मण एक्सीडेंटली मार देते हैं वन में। बट शूर्पणखा इज नॉट अवेयर रियली कि इसको किसने मारा। तो शूर्पणखा को जब पता चलता है तो वो आती है और ढूंढ रही होती है, फिर उसको नहीं मिलता। फिर उस ढूंढने के बीच में उसको राम दिखाई देते हैं और वो ये तो भूल जाती है कि मेरे बेटे को किसने मारा। वो राम पे मोहित हो जाती है। और अब वो अपने आप को देखे
तो उसको पता है कि आई एम नॉट रियली वर्दी ऑफ राम एज पर द लुक्स आर कंसर्न, क्योंकि शूर्पणखा का ऐसे बताया है कि उसके बाल जो है ना वो तांबे के जैसे लाल और हार्ड बाल हैं, अंग जो है वो टेढ़े मेढ़े हैं, उंगलियां बिल्कुल ऐसी क्रिकेट सी हैं, नाखून बड़े हुए हैं और मोटा सा पेट है, मतलब बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है, बहुत ही अच्छी नहीं लगती ये देखने डिस्क्राइब में। किया हुआ है। ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वो आती है रूप बदल के राम के सामने और बहुत ओपनली ब्लंटली उनके सामने अपना इंटेंशन और अपना बैकग्राउंड बता देती है कि मैं रावण की बहन हूं और विभीषण भी मेरे भाई हैं और जनस्थान पे खरदूषण जिनका राज है वो भी मेरे भाई ही हैं और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, यू मैरी मी राइट अवे। राम कहते हैं कि पहले इनके बीच में एक्चुअली वो होता है एक्सचेंज कि आप कौन हो और ये बहुत प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज बता देते हैं। तो ये बता देती है कि मैं इसी इंटेंशन से आई हूँ कि आप मुझसे शादी करो। राम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरी तो वाइफ है सीता और मैं नहीं करूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप चाहो तो लक्ष्मण से पूछ लो, उसकी वाइफ यहाँ पे नहीं है। तो वो लक्ष्मण से पूछती है, वो 1 मिनट में लक्ष्मण पे फिसल जाती है फिर कि राम नहीं तो चलो लक्ष्मण। लक्ष्मण भी मना कर देते हैं कि मैं तो दास हूं, तो तुम तो दासी बन जाओगी, तो तुम इनकी सेवा करोगी, सेवा तो मैं नहीं करूंगी। तो वो लक्ष्मण से भी मना हो जाता है। फिर वो राम को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारी बीवी साथ में, इसलिए तुम शादी नहीं कर रहे, इसको तो मैं भी खा जाऊंगी। तो वो अपने आप को रिवील करती है। ओके। और राम एक्चुअली कहते हैं लक्ष्मण को उसकी नाक काटने के लिए। लक्ष्मण अपनी मर्जी से नहीं काटते नाक, शूर्पणखा अटैक करने वाली होती है सीता पे और राम को क्रोध आता है क्योंकि सीता पे अटैक होने वाला है। शूर्पणखा के नाम के बारे में कुछ बताया है? नहीं, वो जो एक किसी वर्जन में उसको चंद्रनखा कहते हैं और उसको शूर्पणखा नाम मिल गया क्योंकि चंद्रनखा बेसिकली किसी वर्जन्स में है रामायण के कि उसको चंद्रनखा कहते थे, उसकी नाक बहुत सुंदर थी। अच्छा। और क्योंकि जब वो कट जाती है तो वो शूर्पणखा कहलाने लगते हैं। ये वही वाला in a way to give it a reason that why only the nose was cut. हाँ, तो शूर्पणखा बेसिकली इसलिए था बिकॉज उसकी नोज वाज कर्व्ड, लिटिल कर्व्ड, क्योंकि उसको सारे अंगों के बारे में बताया गया है ना, तो उसकी नोज बहुत कर्व्ड थी, इसलिए उसको शूर्पणखा कहते थे। बट इट वाज बेसिकली राम जिन्होंने ऑर्डर दिया था लक्ष्मण को, इंस्ट्रक्शन दिया था कि इन अनार्यों से मजाक करना, परिहास करना भी उचित नहीं है, इसलिए इसे उचित दंड दो, इसके नाक और कान काट के इसे छोड़ दो। वाओ। लक्ष्मण ने अपनी मर्जी से नहीं करा, श्री राम ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, तब लक्ष्मण उनके नाक और कान काट देते हैं और शूर्पणखा वहां से भाग जाती है। ओके। अब हम इसको टाइमलाइन को पॉज करते हैं और randomly, simultaneously, sorry, we will talk about 2 characters. First, starting with Shri Hanuman and then Ravan. तो इस टाइमलाइन में हनुमान जी कहाँ पर है, कहाँ उनका जन्म हुआ और एट द मोमेंट वेयर इज ही एंड व्हाट इज ही डूइंग, एंड उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें जो शायद कॉमन मैन को, जिसने नहीं पढ़ी वाल्मीकि रामायण, उनको नहीं पता हो। So Hanuman ji is there in Kishkindha at this moment. जब ये सारी चीजें घटनाएं हो रही हैं तो किष्किंधा में, और किष्किंधा को आज के ज्योग्राफी में अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तो विच इज कर्नाटका का जो हम्पी वाला एरिया है, वहां थी किष्किंधा, विच वाज अ वानर किंगडम। वाली का राज था उसमें। तो एंड इट्स वाली नॉट बाली जो लोग समझते हैं। तो हनुमान जी के जन्म की कथा आती है बहुत बाद में, एट द पॉइंट वेयर जामवंत उनको उनके जन्म के बारे में बताते हैं लंका क्रॉस करने के टाइम पे। ओके। बाद में। ओके। अभी कोई हनुमान जी की जन्म कथा नहीं आती। और हनुमान जी का जो कैरेक्टर है वाल्मीकि रामायण में वो बहुत अलग है फ्रॉम जो आज हम जानते हैं हनुमान जी का कैरेक्टर। उससे पहली बात तो हनुमान जी के पास गदा नहीं है।
हनुमान जी के पास वाल्मीकि रामायण में गदा नहीं है. फॉर दैट मैटर हनुमान जी या किसी भी वानर के पास वाल्मीकि रामायण में गदा नहीं है. ओके, क्या है? कुछ नहीं है. देयर आर नो वेपन्स. नो वेपन्स. वो लोगों के वेपन्स जो वानर हैं उनके वेपन्स हैं पत्थर और पेड़. उनमें इतना बल है वानरों में इन जनरल कि वो बड़े बड़े पत्थर ऐसे उठा लेते हैं, पेड़ उखाड़ लेते हैं और उन्हीं से लड़ते हैं. हनुमान जी का मुक्का इतना तेज है कि वो गदा के बराबर है. आपने एक वर्ड सुना होगा बजरंग बली. बली तो इस बल. बजरंग का मतलब क्या होता है? बजरंग वर्ड आया है वज्रांग से. जिनके अंग ही वज्र के समान हो, जिनका मुक्का ही वज्र के समान पड़े, वो है वज्रांग से बजरंग. ओह, ब्यूटीफुल. आप जब तुलसीदास जी की भी रामचरितमानस पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, के ध्वजा पकड़ी हुई है. हनुमान जी वाल्मीकि रामायण की अगर हम बात करें तो वाली और सुग्रीव का द्वंद्व युद्ध होता है. गदा युद्ध नहीं होता है. हनुमान जी जो लंका में जाके अशोक वाटिका को विध्वंस करते हैं, वो पेड़ ही तो उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं सारे इधर उधर, और पेड़ों को ही तो सैनिकों पे मारते हैं. पूरी वाल्मीकि रामायण में जितना भी युद्ध हुआ है उसमें वानरों ने शस्त्रों का इस्तेमाल किया ही नहीं है, सिर्फ पत्थर या पेड़ है. इसीलिए तो उन्हें राम की जरूरत थी. सुग्रीव को अपने भाई बाली को मारने के लिए श्री राम की जरूरत क्यों थी? क्योंकि शस्त्रधारियों में राम ही है उनके पास. केवल राम और लक्ष्मण है जिनके पास शस्त्र दिखते हैं. बाली को बल से नहीं मारा जा सकता था, वरना हनुमान जी मार देते. करेक्ट. बाली को वरदान था कि जो भी होगा उसके सामने आएगा आधा बल मिल जाएगा. इसीलिए श्री राम शस्त्र से आप दूर से प्रहार कर सकते हो, और श्री राम के पास शस्त्र थे. राक्षसों के पास शस्त्र थे. गदा है, वाल्मीकि रामायण में गदा का मेंशन है, पर वो राक्षसों के पास है, वानरों के पास नहीं है. तो आप अगर पुराने मंदिर भी देखोगे, अभी के मंदिर नहीं बट पुराने मंदिर जो साउथ इंडिया में भी आप मंदिर देखते हो, कर्नाटका में, या हनुमान जी की जहां पे आइकोनोग्राफी है, उसमें उनकी मुद्रा या तो हाथ जोड़े हुए है या फिर एक हाथ में पर्वत है और दूसरे हाथ में बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं. गदा नहीं है. गदा तो लोगों ने जोड़ दी. अब आपका सवाल हो जाए गदा कैसे आई उनके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप रामायण और महाभारत दोनों को पढ़ोगे ना, हनुमान जी का कैरेक्टर रामायण में भी था और महाभारत में भी था. बिल्कुल. महाभारत में एक कैरेक्टर है भीम. बिल्कुल. भीम के पास गदा है जी. और भीम कौन है? वायुपुत्र. हनुमान कौन है? वायुपुत्र. तो जब आपको भीम गदा लिए हुए दिखता है एज अ वायुपुत्र, तो आपको लगता है यार हनुमान जी के पास भी गदा तो हो तो पूरी कंप्लीट इमेज हो जाएगी, यू नो, सुपर हीरो में एक वेपन आ जाएगा. तो आपने हनुमान जी को गदा दे दी. आई एम सेइंग ऐसा हुआ होगा. This कैरेक्टर yeah, डेवलपमेंट. it could be to give the character a little bit more charisma. Yes. और क्योंकि हनुमान जी के पास गदा आ गई इसलिए सारे वानरों के पास गदा आ गई ऑटोमेटिकली. अदरवाइज वानरों में, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी नहीं लिखते कहीं भी कि गदा से युद्ध होता था उनका. ओके, सो हनुमान जी इज इन किष्किंधा. हनुमान जी किष्किंधा क्यों आए थे? हनुमान जी किष्किंधा में सुग्रीव के मंत्री थे. ओके, तो हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था एग्जैक्टली? वैसे तो अंजनी माता के गर्भ से हुआ था, और आजकल उसको कहते हैं अंजनाद्री पर्वत, जो कर्नाटक में है. हम्पी में ही है मेरे ख्याल से. हम्पी के पास में ही है. और वो आप ऐसे कह सकते हो कि जो वानरों का जो रेल्म था, जो किंगडम थे, उनमें हनुमान जी के जो फादर थे वो एक अच्छी खासी पोस्ट पे एक
अपना एक वो लेके होंगे अंडर द पैरामाउंट सी ऑफ वाली. वाली was the emperor of वानरास. ओके, सो जैसे अगर मैं यहाँ की एनालॉजी दूं तो राजा के अंडर कुछ ठाकुर हो गए, वो ठाकुरों के घर में जन्मे, so he was a highborn in that sense, और one of the lords English sense में. और सुग्रीव के वो मंत्री थे, और श्री राम के बारे में हनुमान जी को नहीं पता था बचपन से. ना ही वो श्री राम के भक्त थे बचपन से, ना ही उनके रोम रोम में राम नाम घूमता था बचपन से. एज पर वाल्मीकि रामायण हनुमान जी को श्री राम के बारे में पहली बार पता चलता है तभी जब वो श्री राम से मिलते हैं. ये कब हुआ? ये हुआ तो सीता माता को रावण लेके चला गया, एंड देन श्री राम एंड श्री लक्ष्मण आर सर्चिंग फॉर सीता and they reach Kishkinda. They first reach शबरी आश्रम. शबरी. हाँ, स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. तो हनुमान जी के बारे में हमने बात कर ली. क्या हनुमान जी के बारे में इससे पहले कुछ और आप बताना चाहते हो? Anything else that we're missing out that could be interesting or we have spoken about it? वो तभी बताऊंगा जब. चलो ठीक है, तो हम वापस टाइमलाइन पे आते हैं. ठीक है. और टाइमलाइन को आगे बढ़ते हैं. अब रावण आया. रावण मारीच को कहता है कि आप मेरी मदद करो, मुझे सीता का हरण करना. सर वापस रोक रहा हूँ आपको. अब रावण आ गया तो रावण के बारे में बता दो. तो रावण बेसिकली एक बहुत ही बुरा कैरेक्टर है वाल्मीकि रामायण में. रावण को कोई महिमा मंडित करने की कोशिश नहीं की गई है, कोई व्हाइट वॉश करने की कोशिश नहीं की गई है, और रावण जेन्युइनली बैड है. जो लोग बोलते हैं ना कि ये दशहरा वाले दिन मीम्स आने लग जाते हैं बहुत सारे कि वे लेडी को हाथ तक नहीं लगाया, और ये तो रावण की वो थी, और हाथ नहीं लगाया. मतलब रावण ने बहुत क्लियरली, वाल्मीकि जी ने बताया है कि रावण ने सीता जी का हरण जब किया तो उनको बालों से पकड़ा और जांग से पकड़ा और उठा के और ले गया. मतलब ये तो हाथ कैसे नहीं लगाया. ये क्लियरली वाल्मीकि रामायण में है. इवन आदि पुरुष के मेकर्स ने, आई डोंट नो वो भक्ति में आके क्या कहा है, बट वाल्मीकि रामायण में ये है. दूसरे, रावण ने सीता जी ही नहीं, सीता जी के इंसिडेंट से पहले कई और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनका शील भंग किया है. ये बताया गया है. रावण ने रंभा के साथ, जो अप्सरा रंभा थी, उसके साथ में किया है, और वेदवती के साथ में किया है. सो रावण, जब सीता वाला इंसिडेंट होता है तब तक रावण ने ऑलरेडी बहुत से श्राप अक्यूमुलेट कर लिए हैं. और रावण को वाल्मीकि जी ने एज अ शिव भक्त कोई महिमा मंडित नहीं किया, नहीं बताया. नहीं, उसने तपस्या करी है. शिव जी की तपस्या पूर्व काल में, पहले के समय में उसने शिव जी की, ब्रह्मा जी की तपस्या की है, उनसे वरदान लिए हैं. लेकिन आज भी वो शिव भक्त है या नहीं, ये नहीं बताया. एंड हाउ ओल्ड इज ही एट दिस मोमेंट? रावण इज क्वाइट ओल्ड. रावण उस समय की संस्कृत ग्रंथों में जो टाइमलाइन या एज होती है वो 10-10 हजार साल लंबी जाती है. तो रावण इज क्वाइट ओल्ड. एंड रावण का बेटा भी है मेघनाथ, जो कि जवान हो चुका है. और रावण तो मतलब श्री राम के दादा के समय से है, तो काफी ओल्ड है. और रावण ने पहले जो भी किया हो तपस्या, आज की तारीख में रावण जो है वो बहुत ही बुरा कैरेक्टर है. और क्या ये बताया गया है कि उन्होंने, रावण ने सारे प्लैनेट्स को अपने वश में कर रखा था? ये सब बता रखा है वाल्मीकि रामायण में? ये सब बाद में आता है, युद्ध कांड में आता है. ये बीच बीच में चीजें आती रहती हैं. एक ऐसा नहीं कि रावण का जहां इंट्रोडक्शन आया पहली बार वहीं पे सब कुछ रिवील कर दिया. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती क्या उसने ये पावर यूज करी क्योंकि ऐसा भी उसने किया था, ऐसा भी रावण ने विश्व विजय की थी. रावण ने यमराज को भी वश में किया, रावण ने नवग्रहों को भी किया, रावण ने कुबेर को भी हराया, रावण ने इंद्र को भी हराने की कोशिश करी पर हरा नहीं पाया. इंद्र को हराया रावण के बेटे इंद्रजीत ने, जिस वजह से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा. तो इस तरह से बहुत सारी रावण की पराक्रम तो बहुत है रावण में. And he is also a scholar, that is also mentioned, that बहुत इंटेलिजेंट है. वेद का ज्ञाता है, लेकिन महिमा मंडन नहीं है. He is not been
ग्लोरिफाइड, बट उनकी हाँ। क्वालिटीज बताई बट ग्लोरीफाई नहीं किया, ग्लोरीफाई क्योंकि फिर वो आउटशाइन भी कर सकती थी श्री राम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं, को। इस वजह से नहीं, पर हाँ। हो सकता है, देखो होता क्या है, लोग बदलते हैं। आप जो बिगिनिंग में होते हो वो आप अंत में वैसे के वैसे रहो, ऐसा नहीं होता। एंड यू आर वेरी राइट इन सेइंग दिस, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने ये कहा था कि जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तो वो उस समय की टाइम पे लिखी, प्रेजेंट के बारे में लिखी, राइट? तब वो हाँ। थे, तो उस टाइम पे तो जो इंसान होता है उसी के बारे में ज्यादा बात करी जाती है, नॉट कि वो पहले कितना ग्रेट था। भी किसी रीजन से रावण ने तपस्या करी हो, वेद पढ़े हो, उसका इंटेंशन पूरा हो गया, उसको मिल गए वरदान, अब उसको जरूरत ही नहीं है शिव जी की, अब उसको जरूरत ही नहीं है ब्रह्मा जी की। अब तो मैं हूं ना, मेरे पास है ना सब कुछ, अब आई एम ऑन माई ओन, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। सो विद टाइम पावर आती है, एक्यूमुलेशन होता है चीजों का, आप बदल जाते हो। तो रावण आज की तारीख में जब सीता हरण होता है, जब राम से एनकाउंटर होता है, उस समय तो रावण इज एब्सोल्युटली बैड पर्सन, जो मंदोदरी की नहीं सुनता, अपनी बीवी की, जो अपने परिवार की नहीं सुनता। रावण इज ऑलमोस्ट लाइक हिटलर। जो मैंने कह दिया वो एब्सोल्यूट है, जो मुझे चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा। रावण में आसक्ति इतनी है स्त्री को लेके कि सीता जब शूर्पणखा जब रावण के पास जाती है और उसको ये बताती है कि देखो भैया मेरी क्या हालत कर दी उन लोगों ने, तो रावण को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है कि मेरी बहन की क्या हालत कर दी। जब शूर्पणखा ये देखती है कि रावण को ज्यादा असर नहीं पड़ रहा, तो वो सीता का एंगल लाती है कि सीता इतनी सुंदर है, ये है, आई थिंक यू डिजर्व सीता मोर देन राम। यस, तब शूर्पणखा को पता है मेरा भाई कैसा है, शूर्पणखा उसी लूप होल को पकड़ती है। और रावण के डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रखा है, हाउ ही लुक्स। रावण के बारे में बता रखा है, रावण बहुत टावरिंग दिखता है, रावण बहुत मेजेस्टिक दिखता है। रावण मतलब जब चलता है तो उसको देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ एक अपीयरेंस है कि उसकी अपीयरेंस बहुत नोटवर्दी है। रावण बहुत आईज बहुत उसकी वो है, एक्सप्रेसिव है, कि मतलब जब रावण की नजरें हर चीज पे है। देखिए 3 पुतले आपने जलते हुए देखे हैं दशहरे पे, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण। मेघनाद कौन है? बेटा। छल। अच्छा, एस्पेक्ट से बताता हूँ। मेघनाद इज छल। कुंभकर्ण कौन है? बल। रावण है छल और बल दोनों, कॉम्बिनेशन। सो रावण एक प्रॉपर बड़ा गैंगस्टर है जिसने अपना एम्पायर क्रिएट करा है, लोगों से स्नैच करके, डेवलप करके। वो पावर एक्सरसाइज करने में हिचकता नहीं है, और दोनों तरह से करता है। जहां उसको छल का इस्तेमाल करना होगा वहां छल करेगा, जहां बल करना होगा वहां बल करेगा। इनके कपड़ों के बारे में भी बताते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते थे? राम जी के कपड़ों के बारे में तो बताया है विवरण, रावण के कपड़ों के बारे में नहीं है, लेकिन इनके लग्जरी के बारे में है। क्या बताते हैं? कि सोने की लंका, जब हम सुनते हैं ना कि सोने की लंका थी, तो एक्चुअली सोने की लंका नहीं थी। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ कि जब अगर आप इमेजिन करोगे तो लंका कैसी दिखती होगी, तो आप क्या बताओगे? हाँ, मतलब जैसे आज मैं जयपुर की बात करूं, that it is a pink city, but the actual city is not pink. It is pinkish. Yes. Right? So maybe वो कलर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए to glorify it, they calling it golden because it looks like gold. जैसे हिरण की बात करते हैं, तो गोल्डन हिरण नहीं है, बट मे बी उसका रिफ्लेक्शन इस तरह का आया कि इट लुक्स लाइक इट इज मेड ऑफ गोल्ड। अगर मैं आपको कहूं कि लंका मतलब व्हाइट कलर की थी, सन की रेस पड़ेंगी तो इट विल, और इन द इवनिंग इट विल लुक, और इन द मॉर्निंग इट विल लुक। पहली बात तो लंका को रावण ने नहीं बनाया था। बिल्कुल। लंका कुबेर की थी। बिल्कुल। और कुबेर देवताओं से जुड़े हुए लोग हैं, यक्ष जो होते हैं, यक्षों के राजा थे, तो वो देवताओं की साइड के लोग हैं। राइट। उनकी व्हाइट वाज अ प्योर कलर, प्योरिटी वाला कलर, तो उनकी लंका व्हाइट थी। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है रामायण में लंका का। जब हनुमान जी देखते हैं पहली बार लंका को, तो वो भौचक्के हो जाते हैं कि इतनी सुंदर सिटी कोई हो सकती है। कैसी दिखती थी लंका? सफेद रंग की महल, और उसमें लाल कालीन बिछे हुए, और सोने का एक परकोटा। द एक्सटीरियर फोर्टिफिकेशन वॉल वाज गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड।
एक्चुअल गोल्ड. एक्चुअल गोल्ड, सोने का परकोटा है, और उसमें सारी लग्जरीज हैं लंका में. सुंदर दिखने वाली स्त्रियां हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, और Well organized, well all the planned. materialistic luxuries are there in लंका. और सीता जी को उन्होंने अशोक वाटिका से ज्यादा एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है वहां पे, जिसका नाम है प्रमाद वन. प्रमाद वन में रखा हुआ है सीता जी को. तो अशोक वाटिका के बारे में इतनी बात क्यों होती है? क्योंकि वहां पे वो अशोक के पेड़ बहुत हैं, और उसको इंटरचेंजेबली 2 नाम यूज हुए हैं, प्रमाद वन एंड अशोक वाटिका. तो मे बी ऐसा हो सकता होगा कि एक लार्जर एरिया को आपने प्रमाद वन कह दिया, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट्स हैं, जहां पे कि एक सेक्शन को आप अशोक वाटिका कहते हो. और लंका की लोकेशन के बारे में भी बता रखा है ज्योग्राफिकली? हाँ, बता रखा है कि क्योंकि इसके ऊपर बहुत बातें होती हैं हिस्टोरियंस की और माइथोलॉजिस्ट्स की और स्कॉलर्स की, that the real Lanka is not the actual रामायण की लंका might not be the Sri Lanka that it is so today. basically ये तो historians actually prove करेंगे कि कहाँ पे है, या आर्कियोलॉजिस्ट प्रूव करेंगे, लेकिन रामायण जो कहता है, रामायण क्या कहती है? रामायण ये कहती है कि लंका दक्षिण दिशा में भारत या उस समय का जो मेन आर्यवर्त है उससे 100 योजन दूर समुद्र में एक टापू है. 100 योजन दूर समुद्र में 100 योजन का मतलब क्या हो गया? आज की तारीख में अगर आप उसको आप देखें तो इट इज रफली 1300 किलोमीटर्स. ओके. एक योजन में लगभग 13 किलोमीटर आते हैं. तो 1300 किलोमीटर दूर एक टापू है. और ये कैसे पता चलता है कि जो पुल बना है वो 100 योजन लंबा पुल है. सेतु जो बना है वो 100 योजन लंबा सेतु बांधा जाता है. तो इसका मतलब वो 100 योजन दूरी पे हो गया. पर एक जगह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और इनफैक्ट व्यूअर्स भी उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं. आपको क्या लगता है सेतु कहाँ से बना? रामेश्वरम से. कि रामेश्वरम आप जाइए, उसके आगे धनुषकोडी है, धनुषकोडी से लंका तक का सेतु, जो नासा की फोटो भी बड़ी वायरल होती है, और वो तो 100 योजन है नहीं. इसी बात पे कंट्रोवर्सी होती है कि आर्कियोलॉजिस्ट के साथ जो डिबेट करते हैं वो कहते हैं कि 100 योजन तो डिस्टेंस ही नहीं है, रामायण कहती है 100 योजन है, तो इसका मतलब ये वो लंका नहीं है. एक जगह का नाम बता रहा हूँ, सेतु करई. सेतु करई, हाँ, गूगल पे इसके बारे में मिल जाएगा. सेतु करई का मतलब होता है सेतु का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से सेतु बनना स्टार्ट हुआ. ओके. इज इट अ तमिल टर्मिनोलॉजी? इट इज अ तमिल टर्मिनोलॉजी. और सेतु करई में श्री राम का एक मंदिर भी है. सेतु करई से अगर आप लंका का डिस्टेंस देखेंगे तो वो बैठता है 100 योजन. सो अगर आप इंडिया का नीचे का वो पार्ट देखेंगे, दैट वेयर द 3 ओशियंस मीट, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल. तो सेतु करई से उन्होंने पहले छोटे छोटे सेतु बनाए समुद्र में, एंड ऑलमोस्ट एक सर्कमफ्रेंस में वो आए हैं. दे वर टेस्टिंग देयर सेतु वाला पार्ट. That makes sense. Yeah, why would you make something all in one go, just go straight? Right. पहले आप अपनी आर्किटेक्चर को टेस्ट भी करोगे, and then also maybe they needed, क्योंकि अगर इतनी बड़ी आर्मी है तो एक पॉइंट पे कैसे चलेगी एक के पीछे एक. They need multiple entries to enter the bridge, and then from there on they can go. सेतु करई से उन्होंने जब मल्टीपल वो छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए पानी में, तो उन्होंने मास्टर कर लिया पानी में ब्रिज बनाने वाले आर्ट को. एंड फ्रॉम द लास्ट पॉइंट धनुषकोडी से, इट वाज द लास्ट स्ट्रेच ऑफ 35-40 किलोमीटर्स जो लंका उन्होंने कवर किया. अगर वो गिनोगे तो 1300 किलोमीटर. अगर पूरा आप गिनते हो तो दैट बिकम्स 100 योजन. अच्छा, तो वाल्मीकि रामायण में ये नहीं बोला गया कि 1300 किलोमीटर दूर है लंका. ये बोला गया कि सेतु 1300 किलोमीटर का बना. सेतु 100 योजन लंबा बना. और जैसा कि मैंने बोला कि हर एक चीज उस समय के जो पैरामीटर्स हैं जो है उसको बढ़ा के करते थे. थोड़ा सा. तो अगर कोई 10,000 साल राज कर रहा है तो 10,000 लिटरली 10,000 ह्यूमन ईयर्स नहीं कर रहा है. वो उनका एक अलग मेजरमेंट होता है. तो 100 योजन भी जो है उसको अगर आप लिटरली ट्रांसलेट करने पे आओगे तो फिर तो यू विल नेवर बी एबल टू डिकोड दीस. ओके, सो मे बी दैट इज द डिफरेंस. हाँ. ओके, सो ये हो गई रावण की बैक स्टोरी. अब रावण आए
और रावण ने सीता का हरण किया, क्या उस समय कुछ ऐसा हुआ जो नॉर्मल व्यूअर को नहीं पता हो, या सब कुछ जैसा पॉपुलर स्टोरीज में है वैसा ही हुआ? एक्चुअली सीता का हरण तो वैसे ही हुआ। हाँ, एक और चीज है कि पुष्पक विमान में हरण नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात हो गई है। हाँ, तो ये पुष्पक विमान में सीता का हरण नहीं हुआ। रावण का एक रथ था, और रावण के पास एक विमान नहीं था कि जो उड़ता था, रावण के पास बहुत सारे विमान थे। सो सीता जी का हरण जो है वो एक उड़ने वाले रथ में बैठा के हुआ है, जो गधों से जुता हुआ था। रियली? यस। और एक बार को जटायु उस रथ को तोड़ देते हैं अटैक करके, और वो दोनों गिर जाते हैं नीचे, और थोड़ी देर के लिए रावण अनकॉन्शियस हो जाता है, और सीता जी जो है वो उठ के भागने के पे उस पे होती है कि बच जाए। इतनी देर में रावण को होश आ जाता है, और फिर रावण एक और विमान के थ्रू उनका हरण कर लेता है। ओके, तो अब सीता जी का हरण हो गया। सीता जी को रावण ले गए लंका। राम जी उनको ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर हम पार्ट 2 को एंड करेंगे। मैंने सोचा 2 पार्ट्स में करूँगा, बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट इन 2 पार्ट्स। सो इन पार्ट 3 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ ही फाइंड्स द लोकेशन ऑफ सीता माता, एंड देन हाउ ही एंड्स द वॉर। परफेक्ट। Right? So, until the third part, thank you so much. जय श्री राम। Jai Shri Ram.